नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग जिले के आरटीओ विभाग पर मैकेनिक पेनल्टी के नाम पर अवैध वसूली करने के लगे आरोप। बाफना टोल टैक्स के पास बंद ढाबे में पैसे वसूलते नजर आया उड़नदस्ता। विद्युत विभाग में ठेकेदारी पर काम करने वाले एक युवक की मौत। 11 केवी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई मौत। बैंड तार में अचानक करंट आने से हुआ हादसा। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा विभाग पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। कॉपी किताब न मिलने, स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने जैसी कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। जिले के बाफना टोल टैक्स के पास आरटीओ विभाग की कार्यवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 10 दिन तक बंद रहने के बाद सोमवार को विभाग के अधिकारी और उनके सहयोगी बंद पड़े ढाबे में सक्रिय नजर आए। यहां खुलेआम बिना जांच पड़ताल किए वाहनों से मैकेनिकल पेनल्टी के नाम पर नकद वसूलने का आरोप विभाग पर लग रहा है। कैमरे में कैद हुई इस वसूली में अधिकारी तकरीबन 1000 रुपए तक का नगद चालान लेते दिखाई दिए। यही नहीं, टोल टैक्स के दूसरी ओर राजनांदगांव से रायपुर मार्ग पर भी विभाग का सिपाही प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर भारी वाहनों को रोककर नगद वसूली करता नजर आया। कई वाहन चालक ऑनलाइन पेमेंट करने के बावजूद नगद की व्यवस्था के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर परेशान होते रहे। इस पूरे मामले पर ट्रांसपोर्टर और समाज सेवी सुखवंत सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दरअसल मैकेनिकल नाम की कोई धारा मोटर व्हीकल एक्ट में है ही नहीं। यह केवल धारा 200 के तहत समझौता शुल्क है। इसके नाम पर छत्तीसगढ़ के वाहनों से 1200 से 1400 रुपए और बाहरी राज्यों के वाहनों से 2500 से 4000 रुपए तक की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इधर दुर्ग परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा ने सफाई दी कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विभिन्न अपराधों पर समझौता शुल्क वसूला जाता है, जिसे सामान्य भाषा में मैकेनिकल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का जुर्माना केवल प्रधान आरक्षक रैंक का अफसर ही वसूल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब वाहन चालकों के पास सारे कागजात पूरे हों और वे नियमों के मानक मापदंडों को पूरा कर रहे हों, तो उनसे हर महीने मैकेनिकल शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? और जब ये जुर्माना केवल प्रधान आरक्षक ही वसूल सकता है, तो आखिर सिपाही और प्राइवेट लोग चालान काट कर नगद वसूली क्यों कर रहे हैं? आरटीओ उड़नदस्ते का यह कारनामा विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह पूरा मामला अब जांच का विषय बन गया है। देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, या फिर वाहन चालकों की जेब यूं ही मैकेनिकल पेनल्टी के नाम पर काटी जाती रहेगी। सर, मैं 1 घंटा से मैं खड़ा हूँ। ऑनलाइन मेरा पास पैसा है, 1 घंटे से एक कैश पैसा खोज रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। तो अपने आप बोले कि लेके चल जाओ फाइल। ऑनलाइन पैसा मांग रहे थे? ऑफलाइन पैसा मांग रहे थे? हाँ, ऑफलाइन मांग रहा था, कैश पैसा मांग रहा था। और आपके पास ऑनलाइन था। ये क्या हर महीने का यही परेशानी रहता है क्या? हर महीने का परेशानी रहता है, रात का भी रहता है। अच्छा, रात को क्या होता है? रात में कसम मैकेनिकल नहीं रहता, मैकेनिकल कटाने बोलता है। मैकेनिकल? हाँ। ये क्या होता है मैकेनिकल, कुछ पता है? हम ये छत्तीसगढ़ का हाल नहीं जानते। हमारे बिहार में और झारखंड में 1 महीना का पर्ची मिलता। अरे 1 महीना का पर्ची नहीं, कल महीना पार हो गया, तुम 15 दिन का पहले भी मैकेनिकल कटाया, वो खत्म हो गया। मैकेनिकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में रेट की थी, जिसमें आरटीओ ने जवाब दिया था हम कोई मैकेनिकल नहीं काटते। लेकिन सीएफ जो है ना, धारा 200 में एक कंप्रोमाइज फीस है। हर गाड़ी का तो कोई होता नहीं है, नुकसान उसमें कोई कमी तो होती नहीं है। फिर भी आरटीओ छत्तीसगढ़ की जो गाड़ियां उनका 1200 और जो अदर स्टेट की गाड़ियां उनका 3000 5000 अपनी मनमर्जी से काटते हैं। तो क्या ये हर महीना ये पैसा वसूला जाता है? हाँ जी, हर महीने वसूला जाता है। इनका अलग अलग सिस्टम वसूली करने का, तो उसी तहत ये वसूली करते हैं। आखिर में महंगाई के बढ़ते हुए दौर में इसका कितना प्रभाव महंगाई पे पड़ता है? महंगाई में तो पड़ना ही पड़ना, गाड़ियों को बचता क्या है। ये फिर भी इनको तो अपने पेट भरने चाहिए। मैकेनिकल काट के, मैकेनिकल नाम की कोई चीज ही नहीं है मैकेनिकल। ये सीएफ नाम काटते हुए गाड़ी में कोई ना कोई कमी रहेगी, इसलिए इसका मैकेनिकल काट रहे हैं। तो लेकिन महाराष्ट्र की गाड़ी में भी वही फॉल्ट होगा, छत्तीसगढ़ की गाड़ी में भी वही फॉल्ट होगा, तो उसमें इतना फर्क क्यों है? 3000 5000 2000 1200 गलत है सारा। इसमें जितने भी आरटीओ के कर्मचारी अधिकारी है
कोई किसी को कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ियों संबंधी कोई जानकारी नहीं है इनको, कोई मैकेनिकल का या कुछ भी, फिर भी ये वसूली करते जा रहे हैं। 2000 के से ज्यादा का ऑनलाइन चालान करेंगे, लेकिन ये तो 5-5 हजार रुपए नकदी ले रहे हैं। दुर्ग में उड़ान दस्ता गठित है और संभाग स्तर पे मतलब कि जांच अभियान चलाते हैं लोग। विभिन्न जगह में जिस तरह से सुटेबल है, जहाँ मतलब लीक पॉइंट है, राजस्व का प्राप्त चोरी हो रहा है, तो उसी जगह में चेकिंग करते हैं। मैकेनिकल की बात हो रही है, मैकेनिकल की पर्ची काटी जा रही है, किस आधार पे काटी जाती है और किस तरह के अधिकारी काटते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट में विभिन्न अपराधों के तहत काटी जाती है। इसको मैकेनिकल अपन बोले, ये साधारण बोलचाल की भाषा है। इसी तरह से परमिट नहीं है, बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, लाइसेंस नहीं है और प्रदूषण नहीं है और गाड़ी का नंबर आगे पीछे किस तरह से है, तिरपाल लदा है, बंधा है, नहीं बंधा है, इन सब अपराधों के लिए तहत काटी जाती है। इसमें अपन मैकेनिकल ये साधारण बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये सब धाराओं के तहत और मोटर यान अधिनियम के तहत और नियम के तहत काटी जाती है। तो सर क्या ये हर स्टेट में अलग अलग चार्ज तय है कि मैकेनिकल जो चार्ज है, जो साधारण बोलचाल की भाषा है, ऐसा तो हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं, मोटर छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम में और अधिनियम में जिस तरह से अलग अलग कुछ चीजों को लिए वो किया गया है, निर्धारण किया गया है समझौता शुल्क, उसमें काटा जाता है। सर जैसे कि देखने को मिला है कि छत्तीसगढ़ की जो गाड़ियां उनकी मैकेनिकल चार्ज या जो भी चार्ज 1000 रुपए कटते हैं, पुणे या महाराष्ट्र की गाड़ियों 5000 कट रहे हैं, हरियाणा की गाड़ी, अमृतसर की गाड़ी, सबके 2000-3000 के ऐसे अलग अलग चार्ज स्टेट वाइज छत्तीसगढ़ आरटीओ काटती है चार्जेस। नहीं, जिस तरह से अधिनियम के तहत प्रावधान के तहत ही काटे जाते हैं, इसमें कौन सा स्टेट का कितना कटेगा वैसा कोई निर्धारित नहीं है और जिस अपराध के लिए जो निर्धारित किया गया है उसी के तहत उस समझौता शुल्क दिया जाता है। सर एक आखिरी सवाल है, ये पेनल्टी काटने के लिए किस रैंक के अधिकारी का वहाँ पे होना अनिवार्य है? पेनल्टी काटने के लिए हवलदार रैंक के अधिकारी को यहाँ अधिकृत किया गया है। हाँ, प्रधान, उसके नीचे के अधिकारी नहीं काटते। थैंक यू। बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़गिरी में सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया। विद्युत विभाग ने ठेकेदारी पर काम करने वाले एक युवक की मौत 11 केवी हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव में 11 केवी का तार टूटकर गिर गया था। इसकी मरम्मत के लिए युवक खंबे पर चढ़कर जोड़ने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट प्रवाहित हो गया और युवक करंट की चपेट में आ गया। वह गंभीर रूप से झुलसकर खंबे से नीचे गिर पड़ा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल बेरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर जैसे ही गांव में फैली, बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो युवक की जान नहीं जाती। चारुलता सिन्हा है, मैं कनिष्ठ अभियंता हूँ। वो तार जोड़ रहे थे 11 केवी का, तो अचानक कहीं से करंट आ गया। वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्या है, वो गिर गया पोल से। तो क्या लगता है बिजली बिना चालू करे करंट कैसा आ सकता है? अब उसमें किसकी लापरवाही लग रही है? आखिर एक व्यक्ति का जान गया, लापरवाही किसकी होगी? निरीक्षण करेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा। अभी तो कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि केबल स्विच पूरा कटा हुआ है, परमिट में है लाइन, दोनों तरफ से आइसोलेटेड भी है, तो निरीक्षण करने से बात ही समझ में आएगा। ये जो जिनके मृत्यु हुए हैं वो कौन सा पद पे थे बिजली विभाग में? वो ठेका कर्मचारी थे। तो क्या मैडम ठेकेदारी कर्मचारी को लाइन जोड़ने का अधिकार है? हाँ जी, अभी तो है अधिकार। आप लोग दिए अनुमति से? हाँ, आपकी अनुमति से वो चढ़ा था? हाँ जी, हमें आपकी अनुमति से चढ़ा था। वो काम चालू किया वो मेरे को नहीं पता था, जब मृत्यु हुआ घटना हुआ उसके बाद पता चला। मुझे जानकारी नहीं था कि काम चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी लाइन जोड़ने गया था वो किनके, क्या बिजली विभाग की अनुमति है? कर रहे हैं आप लोग की अनुमति चल रहा है? जी जी। तो इसमें लापरवाही किसकी लग रही, क्या लगता है आपको? अब वो निरीक्षण करने के बाद पता चलेगा क्या हुआ है। कितने दिन में निरीक्षण करके मीडिया के सामने आप बताएंगे? जैसे होगा कल परसों 1-2 दिन में। लाइनमैन कौन था? लाइनमैन अमित साहू है अभी। मैडम ठेकेदार जो है उनको परमिट काट के दिए सप्लाई होने का? नहीं, वो नहीं हुआ था परमिट। किस टाइप उनको लाइन में चढ़ने की अनुमति कौन दिया था? वही खुद ही अपना परमिट लिया और खुद ही गए थे। तो इसकी अनुमति कौन देता है परमिट का? परमिट तो हम ही लोग को ही देना है, लेकिन अनुमति तो आपने क्या साइन किया था इसमें? नहीं किया था, तो बिना अनुमति पे चढ़ गया खंबे? हाँ, बिना। तो जवाबदारी कौन किसका रहेगा? वो मैं तो नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती। तो कौन बताएगा मैडम? आप जवाबदार पद पे हैं,
आपके विभाग में एक बड़ा घटना हुआ है, एक की मृत्यु हुई है, एक का परिवार उजड़ा है, तो इसकी जवाबदारी कौन देगा? कहीं ना कहीं से करंट ही हुआ आया है, वो कैसे आया है, क्या हुआ है, कहाँ से आया है, ऑपरेटर चालू किया है, तो क्या लगता है ऑपरेटर कौन है? क्या नाम ऑपरेटर का? अभी तो उस टाइम शेखर थे, चंद्रशेखर। अभी है ऑपरेटर आपके पास? अभी आइडिया नहीं है मेरे को अभी है कि नहीं है। मैं ओपीसी पद में हूँ, ठेकेदारी पे। क्या नाम आपका? पंकज कुमार वर्मा। जैसे कहीं की लाइट की वायर जो कट जाता है खंभे से, तो जोड़ने का परमिशन कौन देता है आप लोगों को? मैडम से बात करते हैं या अमित से बात करते हैं। तो अभी जब लाइन जोड़ने गए थे आप लोग तो किससे बात किए थे? मैडम को बताए थे हम। तो मैडम ने क्या लिखित में दिया था कि मौके बोले थे आपको? नहीं, कर दो करके बोले थे और लाइन हम लोग वहीं जाके बंद कराए। तो क्या लगता है लाइन किस प्रकार आया करंट? अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग ना डिस्चार्ज और दस्ताना दोनों पहने थे, सुरक्षित रहे थे और जम्फर भी काट चुके थे। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही, ऑपरेटर की लापरवाही है, किसी और की लापरवाही, क्या अब लगता है? उसको अब कैसे बताएंगे? लाइट चालू कैसे होता है? जैसे करंट देना रहता है खंभा में, वायर में सप्लाई देना रहता है, तो किस प्रकार चालू होता है? कहीं से वो टूट के भी गिर जाता है लाइन, या तो ऑपरेटर जैसे चालू कर देगा तभी होगा। परमिट कौन लिया था? परमिट हम दोनों लिए थे। आपको परमिशन है परमिट लेने का? नहीं, मैडम से पहले बात किए थे, उसके बाद हम लोग यह करेंगे। नहीं, आप लोग शासकीय कर्मचारी नहीं, ठेकेदारी पे हैं? जी। तो ठेकेदार जो कर्मचारी रहते हैं उनको अनुमति रहता है लाइट जोड़ने से? वो बता के ही चढ़े थे ना हम लोग। मैडम को सूचना दिए थे? हाँ, मैडम बोली थी तब चढ़े आप? जी। कौन मैडम बोली थी, क्या नाम था उनका? तो उसका नाम बता दिए थे, चारुलता सिन्हा मैडम को, कि हम यहाँ तार खींच रहे हैं करके। गर्मियों की छुट्टियों के बाद प्रदेश भर में स्कूलों के दरवाजे खुल गए हैं। बच्चों के उत्साह और नई शुरुआत के साथ साथ सरकार की ओर से कॉपी किताब वितरण की परंपरा भी होती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्कूल खुलने के 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कई शासकीय स्कूलों में अभी तक किताबें और कॉपियां नहीं पहुंची हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों को समय पर शैक्षणिक सामग्री नहीं मिल पा रही है। यही नहीं, कई सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था का आलम है। स्कूल परिसर में नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से लगभग माह भर हो गया स्कूल को खुले, लेकिन स्कूलों में ना कापी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, न उनको स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल कैंपस में तमाम आपराधिक गतिविधियां घटने की भी सूचना लगातार मिल रही है। नशेखोरी की जो देखी जा रही है कि स्कूल कैंपस में नशाखोरी भी किया जा रहा है। कई स्कूलों में ये भी शिकायतें आ रही है कि स्कूल की छत टपक रही है, कहीं से पानी टपक रहा है। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय के पास जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साथीगढ़ भी उपस्थित हैं। इन सब के नेतृत्व में हम सब आज कलेक्टर महोदय से मांग करने आए हैं कि इन अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दूर की जाए, ताकि बच्चों का जो स्कूल है, उनकी जो शिक्षा है, वो सुचारू रूप से चल सके या बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार से कोई खिलवाड़ ना किया जा सके। आपने कहा कि स्कूल प्रांगण में जो है नशा कर रहे हैं, छत का कुछ प्रमाण है क्या? देखिए, प्रमाण हर चीज़ का प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर हम ये बता रहे हैं कि स्कूल कैंपस, बहुत सारे स्कूल कैंपस है। एक आध दो मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे तिफरा क्षेत्र में हाई स्कूल है, वहाँ स्कूल कैंपस में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नशाखोरी की जाती है। इसी प्रकार से आपराधिक गतिविधियाँ, लड़ाई झगड़े, मारपीट भी कई स्कूल कैंपस में हो रहे हैं। इन सब को लेकर उनकी स्कूल के बच्चों की, वहाँ के शिक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और उनको जो स्कूल पढ़ाई के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन सबको उपलब्ध कराई जाए। ये तमाम मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय से। कैसे ठीक होगी ये व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था देना शासन प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, और बच्चों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे स्कूल की कॉपी पुस्तक हो, चाहे एक अच्छा बिल्डिंग हो और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, ये शासन प्रशासन का काम होता है। तो इसीलिए हम शासन प्रशासन के जो जिला के मुखिया हैं उनसे ये मांग करने आए। जिले के बेरला क्षेत्र के ग्राम आकोली में अवैध तरीके से शराब बिक्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के भोले भाले ग्रामीण लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। यहां तक कि युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ग्राम सरपंच ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के चलते अवैध शराब बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं। दीपक कुमार दशलहर है, मैं ग्राम पंचायत अकोली का सरपंच हूँ। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं अवैध शराब बिक्री के लिए, जो बंद होना चाहिए।
गांव में शराब बिक्री अत्यधिक बढ़ रहा है, इस आवेदन देने के लिए आया है। कौन बेच रहा है शराब? सुशांत कुल्लू नाम का है एक आदमी वहाँ ककोली का, वही बेच रहा है। आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपने जाकर अपने स्तर पे मना किया, ग्राम पंचायत स्तर पे मना किया शराब बेचने? मैं ग्राम पंचायत स्तर से मना, कोतवाल को भी बोला बुनियादी करवाने के लिए, बार बुनियादी कराने के लिए बोला, तब भी नहीं मारा है वो लोग। स्थानीय पुलिस को इसमें सूचना दिए हो? हाँ दिया हूँ। तो क्या कहना है पुलिस का? कौन सा थाना पड़ता है? थाना कंटका पड़ता है, चौकी कंटका पड़ता है, थाना बेल्ला पड़ता है। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पंचायत अकोली से हूँ सर, शराब बिक्री के नाम से आए हैं हम लोग, बहुत परेशान हैं। सुशांत बंगाल से आया है, वो गांव में हद हो गया सर, पूरा गांव बंद था फिर भी वो नहीं आया, और छोटे छोटे बच्चे को भी दे रहा है शराब। इसी मामला लोग को लेकर हम लोग महोदय के पास आए हैं। क्या चाहते हैं इस पर कार्रवाई चाहते हैं सर, कि बंद होना चाहिए शराब, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है जो शराब बेचता है? सुशांत, बंगाल से आए हैं वो, सुशांत कुमार। कहाँ पे बेचता है? गाँव अकोली पे है, उसका घर है, आवास मिल गया, बंगाल से आए हैं, भूतपूर्व सरपंच दे दिया है। कहाँ से शराब लाता है? अब ये तो मालूम नहीं सर कहाँ से आता है शराब, लेकिन बहुत ज़्यादा भट्टी की तरह बेचता है पूरा। ग्राम प्रधान कौन है? सरपंच कोटा से है, दीपक देसलहर आया है हमारे साथ। रामानुज प्रताप महाविद्यालय की भूमि पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण का फैसला अब राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में तीव्र विवाद का रूप ले चुका है। इस मुद्दे पर पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव ने छात्रों का साथ देते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस फैसले को गलत ठहराया और कहा कि यह भूमि विशेष रूप से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरक्षित है। यदि कॉलेज का विस्तार हुआ तो जगह की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। कॉलेज परिसर में एसपी साहब का कार्यालय बन रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 27 साल बाद एसपी ऑफिस बन रहा है, नया कार्यालय बन रहा है। पर हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं पीजी कॉलेज के और गर्ल्स कॉलेज के, वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर एसपी ऑफिस बने। वो जो जगह है वो कॉलेज की ही रहे, वहाँ पे कुछ और बने। इस कारण से हमारे जो बच्चे हैं ये एसपी ऑफिस का वहाँ बनने का विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध में हम हमारे बच्चों के साथ हैं। अगर प्रशासन नहीं मानती है तो बच्चों के भविष्य के लिए बच्चे और हम सब जो मिलके डिसाइड करेंगे, बच्चे जो डिसाइड करेंगे, अगर बच्चे डिसाइड करते हैं उनको वहाँ धरना देना है तो हम उनके साथ वहाँ धरना देंगे। देखिए, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को गुमराह करके गलत प्रतिवेदन देके महाविद्यालय की जमीन में एसपी ऑफिस के निर्माण का प्रक्रिया चल रही है। जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गलत जमीन बताई गई। जो प्रतिवेदन दिया गया है, जो अनापत्ति ली गई है, उसमें यह बताया गया है कि वो बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। लेकिन जिसने प्रतिवेदन दिया है उसने उस परिसर में जाने की हिम्मत भी नहीं की। महाविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जब वहाँ की चाबी हमारे पास है, सामान हमारा रखाया हुआ है, फिर आप उसको खंडहर, जहाँ क्लास लग रही है उसको आप खंडहर भूमि कैसे दर्ज कर सकते हो। अभी कुछ दस्तावेज हम लोग को ऐसे मिले हैं कि 1986 में अपर कलेक्टर न्यायालय ने तहसीलदार को ये आदेश दे दिया था कि उक्त 288 खसरा नंबर को महाविद्यालय को हस्तांतरित किया जाता है और आप इसको दस्तावेज में संशोधन करें। 1986 से अगर आज 2025 तक दस्तावेज में संशोधन नहीं हुआ तो इसमें प्रशासन की गलती है, छात्रों की कोई गलती नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 27 साल में भूमि नहीं मिली तो इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगतेंगे। अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद हर 5 साल में नए टीम आकर के महाविद्यालय का मूल्यांकन करती है। पहले से हमारा जो रैंक आ रहा है वो पहले से कम आ रहा है, क्योंकि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जमीन नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग जितनी होनी चाहिए थी बिल्डिंग नहीं है, 2 पाली में कॉलेज लगाना पड़ रहा है। खंडहर भूमि जो कभी भी गिर सकती है, पुराना मॉडल स्कूल, उसको रिपेयर करके किसी तरह से वहाँ कॉलेज संचालित हो रहा है। फिर भी एसपी ऑफिस बनाने का वहाँ चलता हुआ महाविद्यालय जहाँ बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को तोड़ के कोई कार्यालय निर्माण करना सरासर बच्चों के साथ खिलवाड़ है।
जिले के फिंगेश्वर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लफंदी एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक और सचिव पर मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक ने फर्जी मास्टर रोल भरकर लाखों रुपए का गबन किया है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने जब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर मनरेगा का मास्टर रोल देखा तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। जी सर, हम लोग लफंदी से आए हैं रोजगार सहायक के खिलाफ की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फर्जी मास्टर रोल निकाल करके दूसरे के खाते में हम लोगों का पैसा डाल दिए हैं। इसी की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। क्या कहा साहब? साहब ने वहाँ जांच टीम गई है तो वहाँ जांच होगा, तुम लोग वापस जाओ करके बोले हैं। अभी आप लोगों का क्या कहना है, क्या अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम तो अभी जा रहे हैं, वापस भेजें सर लोग तो, और फिर नहीं मानेंगे तो हम ऊपर जाएंगे शिकायत लेकर के। जी, हम लोग महात्मा गांधी के रोजगार गारंटी के अधिनियम जो आवास के पैसा ना रोजगार सहायक गमन कर चुके हैं, उसके सिलसिले में आए हैं कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर के पास। कैसे मालूम गबन कर चुका है वो ऑनलाइन के माध्यम से पता चला है। उसके हिसाब से ना मास्टर रोल निकाले तो लाखों का घपला किया है रोजगार सहायक। उस पैसा को वापस लेना चाहते हैं और रोजगार सहायक को पद से निलंबित करना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा है कि ग्राम टीम है जो जांच टीम, वो आपके गांव में चला गया है, आप वहां जाओ, ऐसा करके बोले हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अब जाएंगे आगे, कदम बढ़ाएंगे, ज़्यादा होगा तो मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लल्लू राम साहू। गाँव कौन सा? लफंदी। रोजगार सहायिका का नाम क्या है? दिलेश्वरी साहू। बस्तर जिले के लोंडी गुंडा तहसील अंतर्गत मांदर गांव में पिछले सप्ताह आई भीषण बाढ़ से ग्रामीणों के जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। बाढ़ से प्रभावित परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में जिले के दानदाता और सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। कलेक्टर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष हरीश एस की अपील पर मंगलवार को निजी स्कूल समिति और मैत्री संघ समिति ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री सौंपी। यूनिवर्सिटी से वो सभी को पता है, उसमें तो जगदलपुर का स्थानीय अलग अलग समाज लोग हैं, विभिन्न संस्था है, सब लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट से सभी का रिलीफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हमारा कॉमन ब्रदरहुड का अधिकार है। और अभी तक विभिन्न संस्थाओं जैसे आज मैत्री संघ, बंगाली समाज, निजी स्कूल का संस्थान और लोकल म्यूजिकल ग्रुप, सब लोग ने अपना अपना दिया। पूर्व में भी अलग अलग समाज है तो डायरेक्टली भी वहाँ दिए हैं, कुछ लोग रेड क्रॉस के साथ में भी उनको सपोर्ट किए हैं। और जब भी प्रशासन का और लोगों को वैसे नीड है, सभी समाज तो कोविड के समय भी सपोर्ट किए और आपदा के समय हमेशा सपोर्ट किए। सभी को जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी स्थिति सामान्य और जो भी नीड्स है सभी लोगों का उसको फुलफिल करने के लिए शासन प्रशासन पूरा काम कर रहा है। ये मदद का सिलसिला और चलेगा? हाँ, मदद का सिलसिला तो ये अभी जारी रहेगा, क्योंकि ये आपदा एक ऐसा है कि ये कभी भी आ सकता है। आज भी ये अलर्ट जारी हुआ है कि भारी वर्षा है, रेड अलर्ट में है अपना बस्तर। तो ये कलेक्टिव जो हमारा सामूहिक जो दायित्व आम जनता जो निभा रही है प्रशासन के साथ में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोविड के टाइम भी पूरे देश में एक उदाहरण बन के बस्तर निकल के आया था, और आज बाढ़ में भी पुनः बस्तर वासियों ने सिद्ध करा कि हमारे संकट को हम सब मिलकर बहुत आसानी से सरलता से उसको दूर कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।